ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुझे पेशावर आने का मौका मिला और इंशाअल्लाह ताला जिस मोहब्बत से आपने असदुद्दीन ओवैसी को नवाजा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस सरजमीन को पहली मरतबा जरूर आया हूँ, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक इस जिस्म में सांस को बरकरार रखेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूँगा, आपकी आवाज बनकर, आपकी पहचान बनकर। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप इस जलसे को कामयाब करने के लिए आए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर आज के यहाँ पर आपका हजारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देती है, बल्कि क्लियर कट मैसेज जाता है तमाम सियासी पार्टियों को कि भुसावल में अब अगर किसी की लहर और हवा चल रही है तो सिर्फ मजलिस की लहर और हवा चल रही है, क्योंकि आपने माजी में राष्ट्रवादी कांग्रेस, कभी शिवसेना तो कभी बीजेपी, इन तमाम को आपने देखा, आजमा लिया, मगर सबने आपसे आपका वोट तो हासिल किया, मगर जहां जरूरत पड़ी आपको वहां पर आपका हाथ थामने से इनकार किया। जहां जरूरत पड़ी आपको कि कोई आपकी आंख से बहते हुए आंसू को पोंछ दे, तो बजाय वो हाथ आपकी आंख से बहते हुए आंसू को पोंछे, उसी हाथ ने आपके गले को दबाने की कोशिश की। आपने तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर हर किसी ने यहाँ के शहर के आवाम की जरूरत को पूरा नहीं किया। और मैं अजीब ये बात देखता हूं मेरे भाई कि जैसे ही मालूम हुआ कि मजलिस इलेक्शन लड़ने जा रही है भुसावल में, तो तमाम सियासी पार्टियों में तकलीफ शुरू हो गई, सब में परेशानी शुरू हो गई। बीजेपी को तो पहले से हम परेशान करके रखे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस तो हमारे नाम लेते ही उनको भूख मिट जाती होगी। अब शिवसेना ये समझती है कि हमको गाली देने से कुछ उनका फायदा होगा, मगर एक अजीब बात मुझे नजर आई यहाँ पर। जो लोग कल तक मुसलमानों से हमदर्दी की बात करते थे, अपने आप को सेकुलरिज्म का चौधरी कहते थे, जो बड़े बुलंदान दावे करते थे कि मैं आपका हमदर्द हूं, आपका मसीहा हूं, तो ये अजीबोगरीब चौधरी है ये। अरे आज तक मैं ऐसा चौधरी नहीं देखा। पहले शिवसेना में चौधरी थे, फिर राष्ट्रवादी के चौधरी हुए, वहां चौधराहट पसंद नहीं आई तो दोबारा वापस चले गए। अब ये चौधरी ये कर रहे हैं कि अपने बेटे को, अपने लफ्ते जिगर को, अपने कलेजे के टुकड़े को
अपने प्यारे प्यारे बेटे को शिवसेना से बेटा नहीं खड़े हो रहा, कोई जनाधार पार्टी से बच्चा खड़ा हो रहा है। मैं आप तमाम के सामने से इतना कहना चाहूंगा कि वालिद बुजुर्गवार एक पार्टी में, बेटा एक पार्टी में, जो बाप बेटे का नहीं हुआ, जो बेटा बाप का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या है? भाई फिरोज शेख साहब को आप कामयाब करेंगे तो आप यकीनन उस नारे को उठाने के हकदार होंगे। तो क्या आप फिरोज शेख साहब को कामयाब करेंगे? नहीं करेंगे? चौधरियों की पॉलिटिक्स खत्म करेंगे? नहीं करेंगे? तो यही बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं कि देखिए किस तरीके से ये खेल खेलते हैं। पप्पा शिवसेना में, पप्पू जनाधार में, बीजेपी के लोग बीजेपी से नहीं आजाद लड़ते हैं। अरे क्या तुमको अपनी बीजेपी से मोहब्बत नहीं है जो आजाद लड़ रहे हैं? तो मालूम हुआ कि मजलिस आई तो ये लोग डर रहे हैं शिवसेना से टिकट लेने के लिए। मजलिस आई तो बीजेपी से टिकट लेने के लिए डर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50% यही हमको कामयाबी मिल गई। अब आइंदा 50% के लिए आपको पोलिंग के दिन जाना पड़ेगा। पोलिंग से पहले बहुत बड़ी कहानियां और स्टोरियां अखबार में आएंगी, सोशल मीडिया में डालेंगे, फोटोओं को जोड़ तोड़ के डालेंगे। तो ऐसा डाले तो बोलना ये झूठा है। ये हमारे दर्द को, हमारे इतिहास को देखकर ये खेल खेल रहा है। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए कि आपका शहर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहां पर है। 15 साल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार रही। और फिर इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारे गरीब लोग प्लेटफॉर्म पर कारोबार करते हैं। ट्रेन आती है 2 मिनट के लिए और वो वहां पर ट्रेन से जो पैसेंजर उतरता है उसको कुछ बेचकर अपना पेट और अपने घर को जिंदा रखते हैं। तो रेलवे पर रेलवे प्रोटेक्शन की फोर्स उन पर चालान पे चालान लगाती है। पूछो इन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों से कि 10 साल तुम्हारी मरकज में हुकूमत थी, अगर तुम बोल देते रेलवे मिनिस्टर को कि यहाँ के गरीब बच्चों को इजाजत दी जाए, परमिशन मिलेगा, तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग ये समझते हैं कि हमको सिर्फ बातों से बहला दिया जाएगा। हमारे नौजवानों को कभी बुराई के रास्ते पर डालते हैं, शराब पिला देते हैं, कभी सूद के कारोबारों में उनको मुलविस करा देते हैं, तो कभी इफ्तार की दावत कर देते हैं, कभी ईदगाह के सामने आकर सर पे टोपी पहनकर सलामा करना शुरू कर देते हैं, कभी ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने का उर्स आता है तो एक चादर शरीफ जब हम भी जाते हैं वो सामने आकर ठहर जाते हैं। बकरीद की जाए तो बकरा हम काटते, बड़ा हम काटते, छोटा हम काटते।
अगर ये सौदेला बीच में आ जाता, आप पहुंच जाते यहाँ पर। सुनो मेरे भाई, सुनिए बच्चे, हर चीज में हमको हमारी असली जो जरूरत है, हमारी जरूरत नौकरियों की है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, 2.5 साल से मोदी की सरकार दिल्ली में है। जो लोग बीजेपी का नाम लेकर आज हमारा वोट पूछ रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के रेलवे के मिनिस्टर महाराष्ट्र के सुरेश प्रभु साहब, उनको बोल देते, अरे भाई ये गरीब लोग कारोबार करना चाहते हैं, इनको परमिशन दिला के दे दो। नहीं करेंगे। यहाँ पर नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। क्या ये बात सच है? मुझे बताओ आप हाथ उठाकर कि 5 दिन में एक मरतबा पानी मिलता नहीं मिलता आपको? तो जो आपको पानी नहीं पिला रहे, आप उसको वोट देंगे? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो आपको पानी नहीं पिला रहा, आप उसको पानी नहीं डालना, उसको प्यासा रखना, उसको भूखा रखना और उसको बताना कि तुम इख्तियार पर थे, 10-10 साल, 15-15 साल एमएलए थे, नगर परिषद में तुम्हारा कब्जा, मगर पीने का पानी नहीं मिलता। हमारी वोट की भीख मांगने हमारे महलों में आ जाता। मेरे भाई, आपका पानी का फिल्टर कभी चलता नहीं चलता, पानी का फिल्टर नहीं चलता, मगर घर में पैसों की आने शुरू होते रहते। फिल्टर हमारा नहीं चलता, मगर इनका जो सिगरेट का मामला सब चलता। कहां जाकर खत्म होगा मेरे भाई? ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूं, हर जगह ऐसी होता है। हर जगह, पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में गया हूं, उत्तर प्रदेश के गांवों में गया हूं, बिहार के कोचादामन के इलाके में गया हूं। हर जगह यही देखता हूं कि जिस चीज की हमको जरूरत होती है वो नहीं देते। हमको नौकरी की जरूरत है, नहीं देते। हमको लोन की जरूरत है, नहीं देते। हमको पीने के साफ पानी की जरूरत है, नहीं देते। 100-100 साल पुरानी पानी की लाइन जो अंग्रेजों की डाली है, वो आज भी यहाँ पर है। ये हाल हर जगह पर है। मोरियां खुली है, गंदगी नाली में बह रही है, सुअर दौड़ता है उसमें, मगर ये आ जाते हैं उनसे हमदर्दी की बात करने के लिए। मेरे भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, अब तो जागो मेरे भाई, अब तो जागो। वोट देना नहीं देना तुम्हारा काम है, मगर जागो तो सही, होश में तो आओ। आखिर कब तक हम इन बातों को सुन सुनकर गफलत की नींद से हम कब बेदार होंगे? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, बेदार हो जाओ इस शहर की तरक्की के लिए। जो लोग आकर खाली बातें कर चले जाते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है, कोई काम नहीं करते, सूद के कारोबार में लोगों को मुलविस कर देते। क्या ये बात सच नहीं है कि 2-3 लोगों ने खुदकुशी भी कर ली? मेरे भाई, एक सिलसिला कब खत्म होगा? मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूं, याद रखो, 12, 1, 2, 3 घंटे तक तकरीर कर सकता हूं, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर खड़े होकर बोलने का एक ही मकसद है कि आप जब तक बदलेंगे नहीं, ये लोग आपका इस्तेसाल करते रहेंगे। जिस दिन आप बदलने तैयार हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मगर हमारा मामला ये है कि हमको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाई। इस शहर के बुनियादी फैसले आपकी आवाज के बगैर नहीं किए जा सकते। अगर आज आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो याद रखिए, काम बंदिश करा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह।
आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या यहां पर नहीं होता, क्या क्या यहां पर। मैं आ रहा था सुबह में तो रोडों को देखकर ऐसा लग रहा कि रोड है या गड्ढा। चौधरी साहब को नजर नहीं आता, बीजेपी के लोगों को नजर नहीं आता, राष्ट्रवादी के लोगों को नजर नहीं आता। कैसे गुजरते होंगे हमारे तमाम गरीब लोग, चाहे किसी मजहब का हो, मोटरसाइकिल पर निकलता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पीठ और कमर में दर्द होता है, मगर इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है मेरे भाई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको एक तारीखी फैसला लेना है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, नगर परिषद में पैसा है, मगर दवाखाने को नहीं देते। काम करने वालों को तनख्वाह नहीं दी जाती। डिग्री कॉलेज नहीं है, मगर बेटे को कामयाब करने के लिए सब आ जाएंगे। 30 किलोमीटर जाना पड़ता बच्चियों को पढ़ने के लिए। माँ बाप डरते हैं कि मेरी बच्ची अकेले 30 किलोमीटर जाएगी, कैसा जाएगी। उनका डर एक फितरी चीज है। क्यों नहीं डिग्री कॉलेज खोल सकते आप? MIDC क्यों नहीं यहाँ पर बेहतरीन इलाका भुसावल, यहाँ पर कंपनीज को लाकर पैसा इन्वेस्ट करा सकते। मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, औरंगाबाद करीब है, क्या क्या चीज यहाँ पर नहीं कर सकते। मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और ये लोग नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे, ये लोग नहीं चाहते कि कोई सोच कर काम करे। बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना हमको एक मिजाज दे रही है कि तुम्हारा काम खामोश बैठना, तुम्हारा काम सोचना नहीं, तुम्हारा काम जबान नहीं लाना, हम तुमको जो जो देते हैं लेकर चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा काम सोचना है, तुम्हारा काम सवाल करना है, तुम्हारा काम लड़ना है, तुम्हारा काम इनके खिलाफ अगर ये मिजाज नहीं बनाओगे, लड़ने का मिजाज नहीं बनाओगे, पूछने का मिजाज नहीं बनाओगे, सोचने का मिजाज नहीं बनाओगे, तो याद रखो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो भी कौम तरक्की करती है, जिसमें लड़ने का जज्बा होता है, जिसमें पूछने का जज्बा होता है, जिस दिन आप सोचेंगे, लड़ेंगे और पूछेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त ऐसे आ गए हैं कि मंजलिस आती है तो आप सुनेंगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी का जलसा होगा और जलसे में बोलेंगे ये मंजलिस, ये भड़काऊ भाषण देते हैं ये लोग, ये फिरका परस्त है। शिवसेना वाले बोलेंगे ये आतंकवादी है, इनको पाकिस्तान भिजा देना। जैसा कि मैं छोटा बच्चा हूं, गोद में उठा के बॉर्डर पे छोड़ के आते। हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा बिना को बोले गेट लास्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो शिवसेना बोलती है पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान से तुमको इतनी मोहब्बत कहीं को है भाई? हर चीज में पाकिस्तान, और फिर तुम्हारा हीरो वहां पर वजीर आजम है, तुम उसको नहीं बोलते, हमारे को बोलते। शिवसेना को अगर इतनी ताकत है तो बोलो ना मोदी को, कैसा उरी में जाकर हमारे 19 बहादुर सिपाहियों को मार दिए। रोज सीज फायर में हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज गोला बारूद करती है, मगर कुछ नहीं बोलती, खामोश बैठे, खाली जबान खुलती कहां पर क्या आतंकवादी है, आतंकवादी। अब तो नौजवानों का ऐसा हो गया है कि कोई RSS शिवसेना के लोग देखे तो दिल्ली बोलता, अब सोच रहा हूँ आतंकवादी को देखना है। कितना सोचेंगे तुम हमारे बारे में?
छोड़ो, शक करना छोड़ो। ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है, हिंदुस्तान मेरा है। और सुनो शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी वालों, हिंदुस्तान की आजादी में पंडित नेहरू का उतना रोल नहीं रहा जितना हमारा रोल रहा। सुनो राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, तुमको पार्टी परसों बनाए, जुम्मा आर्जी हुए तुम्हारे को। हम इस मुल्क में 700 साल जहां बानी उनको गाली किए। हिंदुस्तान को अगर सबसे पहले आजादी कहीं पर मिली, हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर आजादी कहीं पर मिली, सबसे पहले कहीं पर तिरंगा चलाया गया तो यही मालेगांव में कोई नहीं था। जब आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे भाई नौजवानों याद रखो, तारीख को मत भुलाओ। नौजवानों, तारीख को याद रखो। जाफर अली थानेश्वरी को याद करो। जाफर अली थानेश्वरी 23 साल अंडमान के जेल में रहे, मगर कभी भी हजरत ने लिखकर नहीं दिया अंग्रेजों को कि मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। उन्होंने कहा तू डाल जेल में, कोई सरकार डाल, मुझे जेल में डाल, तू फांसी पर चढ़ा दे, तेरी जेल की दीवारें मेरी तौहीद और हक परस्त की आवाज को दबा नहीं सकती। फांसी के फंदों पर हमको अंग्रेजों ने लटकाया, तो हमने फांसी के फंदे को चूमा और पुकार कर कहा कि रब्बुल आलमीन, ये जान तेरी दीवी से अपने दरबार में हाजिर हो, कबूल कर। हमने मौत के डर से अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। हमने क्यों आया इस मुल्क की आजादी के लिए? इसलिए कि ये नस्ल, ये जो बच्चे आज खड़े हुए हैं जिनकी आंखों में आंसू है, ये जो बच्चे आज नारे मार रहे हैं, ये नारे ओवैसी की तारीफ में नहीं मार रहे हैं, ये बच्चे बेचैन हैं, ये नौजवानों के सीनों में तकलीफ है। क्या तुम समझ सकते हैं नौजवानों की तकलीफ को? क्या तुम पहचानते हैं नौजवानों की आंखों में आंसू है? तुमको इनकी आंखों में चमक नजर आती, मगर मुझे इनकी आंखों में परेशानी नजर आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन नौजवानों का मुस्तकबिल हमारे सामने है, इन नौजवानों की जिंदगी हमारे सामने है। मेरे बुजुर्गों, मैं भूसावल के जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि अब के बाद एक अच्छा फैसला लीजिए, अब के बाद एक अच्छा फैसला लीजिए, मुत्तहिदा तौर पर लीजिए। माजी में जिसको आपने हाथ थामा था, उन तमाम ने हमको धोखा दिया, उन तमाम ने हमारा कोई काम नहीं किया। आज आपके तारीखी फैसला लेना है मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं, मैं चीख मार मार कर अपने जज्बात को, अपने कलेजा फाड़ कर आपके कदमों में रख सकता हूं। मैं अल्लाह की बारगाह में भीख मांगता हूं कि परवरदिगार, दिलों को मोड़ने वाले तो आप है। असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान में तासीर नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस रसूल की उम्मत को 70 साल धोखा दिया गया, अल्लाह जरूर हमको मुत्तहिद करेगा इंशाअल्लाह ताला। जरूर वो वक्त आएगा, याद रखो। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया देखेगी, महाराष्ट्र का हर फर्द देखेगा, हिंदुस्तान की आवाम देखेगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत में लेकिन खराबी तब्दीली पैदा होगी, और वो तब्दीली पैदा करना हमारा आपका काम है। मेरे भाई, क्या क्या नहीं देखा आपने, क्या क्या हमने नुकसान नहीं उठाया। महल्ले की तरक्की खत्म हो गई, रोड की जगह खड़े, ड्रेनेज की जगह नालियां, पीने के पानी की जगह गंदगी, स्कूल नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, फिर जेलों में हम ही भरे हुए हैं। बताओ बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी वालों,
क्या महाराष्ट्र के जेलों में सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान नहीं है? क्या महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान नहीं है? मेरे भाई, कभी वो जेल में जो बच्चे बैठे हैं, महाराष्ट्र में 11% मुस्लिम अक़लियत की आबादी, आपको मालूम कितने फीसद जेलों में हम हैं? 27% हम जेलों में हैं भाई। कभी सोचो इस जलसे से उठ के जाने के बाद, कभी अपने घर में जाओ और जब तुम अपने भाई को देखो, सोचो कि तुम्हारा भाई 1-1 साल 2-2 साल से एक केस में जेल में सड़ रहा है। सोचो उसकी मां पर क्या गुजरता होगा। कोई नहीं छोड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को छोड़ो, जेलों को खाली करो, मगर खाली करने की जगह हमारे ही से भरते, दलितों से भरते। मेरे भाई, सोचो इन चीजों पर, गौर करो इन बातों पर, एक अच्छा फैसला लो। औरंगाबाद में जाकर देखिए, आप यही बातें करते थे, ये आएंगे तो क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हमारे दलित भाई कामयाब हुए मंजिल के टिकट पर। और जब बल्दिया में जाते हैं तो ऐसे औरंगाबाद में लड़कर काम करवाया जा रहा। क्यों हो रहा है काम ये? क्योंकि मजलिस काम करना चाहती है। मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीर पर यकीन नहीं रखती, मजलिस काम करके दिखाती है। औरंगाबाद शहर में 100 करोड़ की वक्फ की जायदाद पर कब्जा था। इम्तियाज जलील, ये हमारा भाई दलित भाई बोले, जाकर वक्फ की जमीन को खाली कराया, पुलिस ने गिरफ्तार कराया, मगर बरसों के बाद 100 करोड़ की वक्फ की जायदाद हासिल की गई है। कहां थे ये कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले? कहां थे ये? मेरे भाई, ये काम हो सकता है, ये काम कर सकते हैं, और ये काम होगा यहां पर इंशाअल्लाह होगा। अगर आप मुत्तहिद होकर एक फैसला ले लेंगे तो यकीनन पूरा काम होगा। जब बात दलित भाइयों की आई तो आज आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग बोल रहे कि एट्रॉसिटी एक्ट को हटाओ। मैं कह रहा हूं एट्रॉसिटी एक्ट को बचाओ। दलित भाइयों, एट्रॉसिटी एक्ट को बचाओ। दलितों को बचाना है तो एट्रॉसिटी एक्ट को बचाओ। ट्राइबल लोगों को बचाना है तो एट्रॉसिटी एक्ट को बरकरार रखो। और फिर 2 साल से बीजेपी है, 15 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस रही। आज महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। बगैर रिजर्वेशन के हम तरक्की नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बहुत बात करते, रोज एक नई बात करते। सुबह उठते की बोलते, भाइयों बहनों, कल एक नया ऐलान कर दिए, 500 की नोट देकर के 1000 की नोट में। अच्छा, मैं आपसे तमाम की मौजूदगी में पूछ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे जो पुराने नोट है जाके चेंज करा लो बैंक को, ठीक है। बैंक क्या बोल रहा, तुम्हारे पास पैन कार्ड है? कितनों के पास पैन कार्ड ना होता उठाओ। 1 2 3 4 5 रुपए। मोदी जी, अब 50 लोगों के पैन कार्ड नहीं है, मगर हर एक के घर में 10-10 हजार 5-5 हजार तो होंगे 500 रुपए के। अब मोदी जी बोल रहे नहीं है, गया वो उसमें पान बना के खा लो, पैन कार्ड नहीं है। क्या करेंगे बताइए आप? हिंदुस्तान में रूरल इलाके में 20 करोड़ लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। पैसा है उनके पास, ये ब्लड का पैसा नहीं है। ये गरीब आवाम जो आज बैठी है मेहनत मजदूरी करने वाली, 12-12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद दिन में पैसे कमाते, तो शाम में घर में चूल्हा चलता है, बच्चे के स्कूल की फीस अदा होती। आज मोदी जी बोल दिए 500 की नोट गई, 1000 की नोट गई। मोदी जी, अब हम चाय पीने जा रहे तो ये बोल रहा 500 की नोट नहीं लाना।
मोदी जी कम से कम चाय वालों की खातिर इसको वापस ले लो। किसके हस्ते में है तो चाय वालों की खातिर वापस ले लो। 500 1000 की नोट। मैं खुद परेशान हो गया, कल रात में सुना था जालना में थे तो सैयद मोइन मकाई साहब लेटेस्ट न्यूज है। मैं बोला अब क्या बोले मित्रों, तो बोले गए इत्तेफाक से क्या हुआ, अच्छा हुआ हमारे घर वाले जो है 100-100 की नोटा दे दिए। मैं अब शुक्रगुजार हूं। और फिर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से यही बोलना चाह रहे, इसको वापिस लो, टाइम दो गरीब को, एक 10 दिन का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो। पूरे गरीब अपने पैसों को बैंक में जाके देते। पैसे वालों को मत छोड़ो आप, मगर गरीब है, डेली वेज लेबरर है, टेलर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, झाड़ू पोछा मारने वाले हैं, ड्राइवर है, किसान है, कहां जाएंगे? हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने बोला आज रात के 12 बजे के बाद कुछ नहीं, हमारा हाथ हमारे बता दिए। गरीबों परेशान है, गरीब परेशान। पैसे वाले के पास तो पैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके घर में खाना नहीं आएगा। मुझे अंदाजा है कि अब 2 दिन तक बैंक बंद है, अब हफ्ता और इतवार बैंक खुलेगा तो क्या बैंक पैसे वापस लेगा? जिन गरीबों के पास पैन कार्ड नहीं है, क्या प्रूफ कर पैसे वापस करेंगे? सोचिए आप कि बीजेपी की सरकार बड़े बड़े वादे किए थे कि नौकरियां देंगे नौजवानों को। 5 साल में पहली मर्तबा नौकरियां कम निकली हिंदुस्तान में। ये मेरे अल्फाज नहीं है, हिंदू अखबार की रिपोर्ट है, क्योंकि हर बार मुझ पर इल्जाम लगा देते कि भड़काऊ भाषण देता। मैं नौकरियों की बात कर रहा हूं तो भड़काऊ भाषण, पैन कार्ड की बात कर रहा हूं तो भड़काऊ भाषण, 500 नोट को निकालने के बारे में बोलो मत निकालो तो बोलते भड़काऊ भाषण। मैं चौधरी चावल में पीने का पानी मिलना तो भड़काऊ भाषण, रेलवे प्लेटफॉर्म पे तुमको परमिशन मिलना तो भड़काऊ भाषण, यहाँ पर डिग्री कॉलेज खाए होना तो भड़काऊ भाषण, नालियों को साफ करना तो भड़काऊ भाषण, जेलों से दलितों को और मुसलमानों को छोड़ना तो भड़काऊ भाषण, एट्रोसिटी एक्ट को बचाना तो भड़काऊ भाषण। अरे क्या भड़काऊ भाषण नहीं दे तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? अरे आया देखो, आया देखो, अरे क्या बोलेंगे? हम कहां जाए? कहीं भी जाके पुलिस के लोग मुफ्ती में होते, सिविल ड्रेस में आईबी के, ये आया मैं आसमान से डरता हूं, हेलीकॉप्टर से उतरा। एक साहब हमारे पुलिस के सिविल में थे, मैं पहचान लिया उनके जगह को, ऐसा करते मैं जाके बोला हेलो हाउ आर यू, बोले मैं पहचान लिया। बोला मैं दूर से पहचान लिया, कैसे? जरा सुन के पहचाना तुम्हारा। क्या है ये? आप इस तरह का सोच रखेंगे तो कैसा चलेगा मुल्क? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते? मेरे एक बार बोल दो आप कि 1 महीने का टाइम मिलना नहीं मिलना 5,000 की नोट के लिए? जोर से बोलो, मिलना नहीं मिलना? जोर से बोलो कि मोदी दिल्ली तक पहुंच जाए। कैमरे वालों फिरा के सुनाओ मुद्रों की जरा। और
अरे सुनो, आपका काम ये है, आपका काम ये है कि मेरी तकरीर का ये 1 मिनट का क्लिप जरा निकाल के व्हाट्सएप पे डाल के प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करते जाओ, ट्विटर पे, फेसबुक पे। प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे ट्वीट करते, फेसबुक पे आते, उनको भेजाओ ताकि मालूम होना गरीब परेशान है, गरीब परेशान है। मैं कल औरंगाबाद में गरीब हमारी बहन से मिला हूं, हमारी एक दलित बहन जो काम करती थी, रोड पर रोक कर मुझसे कहा कि भाई सुनो, मैं दिख रहा हूं आपको, आप अस्सी कहूं कि थोड़ा देर को देखो। उसने रोक कर कहा ये क्या किया इसने? उसने अपने हाथ में बचाकर कहा कि मैं तनख्वाह के 2000 रुपये मैं 5 जगह पोछा मारती, हर घर से 2000 रुपये मिलते, उसका क्या करूं मैं तो इसको वोट दी थी, ये मेरा नोट खींच लिया। ऐसी होता जो इसको वोट देता है भी नोट खींचते हैं लोग। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अच्छे दिन बोले तो बोले 500 जरा जेब पे, लोग बोले अब की बार 1000 की नोट जेब में आएंगे, लोग बोले अच्छे दिन तो बच्चों की नौकरियां गए, मोदी बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आपके बीजेपी के लोग इल्जाम पे फंस रहे, आपके लोग फंस रहे, मैं नहीं फंसा रहा, आपकी गवर्नमेंट फंसा रही है, अपने जाति झगड़े निकाल रहे। मेरे भाई, हुकूमत वक्त आज हिंदुस्तान के गरीबों को परेशान करने पर तुली है, हिंदुस्तान का किसान परेशान है, हिंदुस्तान का डेली वेज वर्कर परेशान है, हिंदुस्तान के जो रोडों पर बैठकर आपका और मेरा भाई जो फ्रूट का कारोबार करता है वो परेशान है, जो हमारे बच्चे रोडों पर गाड़ियां चलाते हैं हाईवे पर 12-12 घंटे 15-15 लोगों को बिठाकर आज वो परेशान है। तो बताओ, जब हिंदुस्तान का गरीब परेशान है तो गरीब को आज उठना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उठना पड़ेगा मेरे भाई, उठना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। और फिर हमारे वजीर आजम एक और काम कर दिए, भाषण दे रहे थे, सहारनपुर में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कह दिया कि भाइयों बहनों, क्या मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिलना नहीं मिलना? और बोले क्या कोई टेलीफोन पर तलाक दे सकता? कैसे होगा? मैं भी टीवी पर देख के सोचा, ओ क्या मोहब्बत आ गई थी हमारे आज की। ठीक है, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम में मोहब्बत आना चाहिए आपको, मगर हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दो ना आप। ज़किया जाफरी भी तो परेशान है, इशरत जहां की मां भी परेशान है, उससे भी आप इंसाफ कर दो। जब इंसाफ करना है मोदी जी, तो मैं आपको आज बता रहा हूं मेरे भाई, मध्य प्रदेश भोपाल की जेल से 8 लोग भागे बोलते हैं, 8 कैदी भागे बोलते हैं ट्रायल। ये क्या है, कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग कितनी है यहाँ पर? खैर, ये बिल्डिंग पीछे व्हाइट बिल्डिंग, ये 32 फीट की ऊंचाई है इसकी। अगर मैं यहाँ पर किसी नौजवान को बोलूंगा बेटा तू उसको चढ़ के दिखा, तुम्हें बोलेगा क्या दीवाना समझ ले मेरे को? मैं बोलूंगा नहीं बेटा तेरे को मैं जो बोले देता हूँ। बेटा बच्चा बोलेगा अच्छा, यानी चढ़ा के बुलाना चाह रहे, मेरे को हाथ पे बुलाना चाह रहे। मेरे भाई, मैं कभी कभी जब वो सोचता हूँ उस बात को, मुझे अंदाजा होता है कि कैसे उस मां पर गुजरती होगी।
कि जिनके बच्चों को इस तरह से मार दिया गया, उन पर इल्जामात थे, बहुत संगीन इल्जामात थे। वो इल्जामात सच या झूठ ये कोर्ट का काम था, मगर ये कहना कि ये 8 की 8 32 फीट की दीवार चढ़ गए, और कैसा चढ़े पूछे तो बोले बेडशीट से चढ़े। ये कौन सी बेडशीट है? सोलापुर की बनी हुई है क्या? कहां की बनी हुई है? एक आदमी का वजन कम से कम मिनिमम 60 किलो तो होगा। बेडशीट पे 60 किलो का अगर कोई चढ़ता है आदमी, पर मुझे फट जाती हो। उसमें 8 चढ़े तो बीजेपी वाले बोले यार तुम्हारे को क्या मालूम हो ऐसी? मेरा नहीं मालूम, तुमको ही मालूम सब। हम तो थम्स अप है, आप ही बोलो क्या है। तो बोले एक के ऊपर एक खड़े हो गए। मैं बोला ठीक है, बात भी एक के ऊपर एक खड़े हो गए। एक चढ़ के ऊपर ठहर गया, अब दूसरे को कैसा खींचता हमें? एक भागना था। बोले ये तो ऐसे बातें क्यों करता? बोला ऐसे बातें करना तुमको बताने के लिए। अच्छा 32 फीट की दीवार कूद गए। कूदे तो उनको ये खराश नहीं आ रही, उनको हड्डी पसीने टूटती उनकी। मैं यहाँ से गाड़ी से उतर के आया, जब तक मेरे को हर नौजवान हाथ मिला रहा, हाथ मिला रहा, हाथ मिला रहा। एक हाथ यहाँ लग रहा है, एक हाथ यहाँ लग रहा है, खाली अल्लाह 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 बोलता आ गया। मगर आपकी मोहब्बत में आ गया। ये लोग 32 फीट की दीवार कर चढ़ के कूदते, कुछ नहीं होता है। इन्हों क्या अजीमत है? अजीमत है क्या इन्हों? ये क्या उनका कुछ ताकत है, उनके पास कुछ जादू है, क्या है? अच्छा हैरत की बात ये है, जेल के गेट का, जेल का जो दरवाजा होता है मैं बोला कैसा खोलते भाई? मैं भी जेल में था, कांग्रेस वालों ने मेरे को 5 मरतबा जेल में रखे, तेलुगु देशम वाले 6 मरतबा जेल में रखे। मैं जेल में जाके आराम से बैठा था, मगर जेल के गेट दरवाजा जो है बैरक का 6 बजते की बंद हो जाता, अंदर रहना पड़ता। एक बार तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 दिन जेल में, और यकीन मानिए आप, जिंदगी की सबसे बेहतरीन इबादत जेल में हुई है। अल्लाह को इतना अच्छी तरीके से याद किया कि कसरत से याद किया, और मैं बोलता था कि अच्छा करे और कांग्रेस वाले जेल में डाल के अल्लाह अल्लाह को तो याद कर रहा हूं। खैर बहरहाल वो लंबी स्टोरी है। अब जेल की दरवाजा जो बैरक का दरवाजा कैसा खोले? बीजेपी वाले बोलते आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम, टूथब्रश से खोले करते। कौन सा टूथब्रश सही है? पतंजलि का टूथब्रश तो नहीं है। हो सकता मेरे को क्या मालूम, बाबा का है, किसी और का। तो बोले क्या बोलता है? फिर बोल दिया। मैं बोला फिर क्या है? बोले नहीं नहीं वो नहीं था, वो तुम लोग दांत में करते ना। बोला मिसवाक, हाँ वो मिसवाक से खोलिए। बोला मेरे को भी एक दे। मैं भी 4-5 जेब में रख के निकल तो कोई मेरे करीब नहीं आता। फिर क्या बात है? किसको बेवकूफ समझ रहे हो? मगर क्यों बोल रहे मालूम आपको? इनको मालूम कैसा बोल दो इन गरीबों को, इन मासूमों को यकीन कर लेंगे। और हमारे पास होता भी, हाँ भाई कहीं को भाग रहा है, कहीं को कूद के जाना, खाना का मौका दिया, कूद के गए, ठोक दिए। अरे मेरे भाई सोचो, अल्लाह दिमाग दिया हम सबको सोचने के लिए, उसको इस्तेमाल करो। ये जेल से छूट गए तो उनकी लाशों को देखो आप जाके, घड़ी उनके हाथ में, जेल में घड़ी नहीं रख सकते आप, बेल्ट है बेल्ट नहीं पहन सकते जेल में आप, पैरों पे स्पोर्ट शूज है अच्छे खासे, स्पोर्ट शूज नहीं पहन सकते, चप्पल पहनना पड़ता है। तो मैं पूछा ये कहां से आए? तो बीजेपी वाले बोले तेरे लोग लाके दिए, बाहर निकल गए। बोला ठीक है मेरे लोग ही दिए, मेरे साले से लाके दिए उसको।
अब तो बोल दिया घर को जाके क्या होता नहीं मालूम मेरा। मगर बात यह है कि जब घड़ी ला के दिया, जूता ला के दिया, गाड़ी ला के कहीं को नहीं दिया हमने उसको, फिर मोटरसाइकिल ला के देता। हमारे पास तो हर शादी में जहर में बोलते ना, आपके पास महाराष्ट्र में हुंडा बोलते का लाओ मोटरसाइकिल दो। मोटरसाइकिल नहीं मिली उसको, वो लोग पैदल निकले पूरे दूल्हे की बारात में आरतियां करते जा रहे बारात में। किसको बेवकूफ बना दिया आप। और हद हो गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप मुस्लिम औरतों से इंसाफ की बात करते हैं, आप मुस्लिम औरतों से मोहब्बत हमदर्दी की बात करते हैं। मिस्टर मोदी, वो आज जो मारे गए, जो कैदी थे, उनकी माए जिनका कलेजा फट चुका है अपने बच्चों की मौत से, वो आपसे सवाल कर रही है कि क्या मेरे बच्चों को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे अगर मेरे बच्चे भाई। मेरे भाई, टीवी पर नजारे दिखाए गए, टीवी पर वीडियो दिखाया गया, और वीडियो में पुलिस वाले हमारे भाई बोल रहे सिग्मा 1 2 3, वो हमसे बात कर रहे हैं। फिर बाद में आवाज आई कि 5 को टपका दिए, दूसरी तरफ से आवाज आई 3 को भी निपटा दो। एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है तो आवाज आ रही है इसमें जान है, मार गोली तो गोली मार। बहुत बोल सकता हूँ भाई, मैं अभी थोड़ा सेंसर करके बोल रहा हूँ। मगर आप बताइए मोदी जी, जो माँ अपने बच्चे को देख रही होगी कि मार गोली टपका दे, लुटा दे, उस माँ पर क्या गुजरती होगी मोदी जी। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये इंसाफ नहीं है मेरे भाई, ये इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ, ये नाइंसाफियों को अगर बदलना है तो आप बदलो। हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी, याद रखो। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान से नहीं, हमारी लड़ाई हुक्मरान दलितों से नाइंसाफी कर रहे, मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ को छीन रहे हैं। अगर आप नहीं बदलेंगे तो कब रुकेगा? जिस दिन आप बदल जाएंगे, जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, सब खत्म होगा। हम क्या सोचते, अरे नहीं भाई, डर होता है, क्या होता कि नहीं आप इन्हों तो आके बोल के चले गए हमारा क्या होगा। नहीं मेरे भाई, हम सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। हम सब जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर कम से कम नाइंसाफी के खिलाफ तो आवाज उठाओ। मैं तुमसे कोई जाकर किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, पत्थर ना उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं कि तुम उठ जाओ, तुम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इस गम को समझो, इस तकलीफ को समझो, उन मरने वालों की मां के बहते आंसू को देखो और सोचो कि तुम्हारी मां की है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा हमको। और फिर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ट्रिपल तलाक पे बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पे। मोदी जी, ट्रिपल तलाक के बारे में मालूम आपको? कितनी तलाक होते, कैसा होता, तलाक बैन क्या है, तलाक बिदअत क्या है? मगर वज़ीर आज़म बोल दिए ट्रिपल तलाक बंद कर देंगे। अब आप उनको बताइए मेरे भाई, हमारे वज़ीर आज़म, ये फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूं, हमारे प्रेस वाले भी हैं, लिख लो भाई थोड़ा, भड़काऊ भाषण को नहीं लिखते, ये तो लिख लो, ये लिखो, सुनो 2011, सुनो भाई, भी टाइम है, 20 मिनट है, थके तो नहीं ना, या खत्म करके बैठ जाओ। फ्रेश है ना आप लोग? गरम है ना? पोलिंग में गरम है तो ठंडे हो जाते, आके बोलेंगे हेलो, तो गरम ही रहो, हम गरम रहना। हाँ, ज्यादा गरम मत तो हो जाओ, दोनों साथियों ने एक भी बस
गरम हो जाओ तो कहीं जाके शुरू कर देंगे। मेरे भाई, एक को संभालना बहुत मुश्किल है। मेरी मिसाल जो आपको मैं बहुत मुश्किल है एक को संभालना। इस्लाम में 4 की इजाजत है, हुक्म नहीं है। इजाजत है, हुक्म नहीं है। बहरहाल ये 2011 का सेंसस है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम की नजर कर रहा हूं। मुशायरा हुआ तो शायद होता इनकी नजर करो, मैं आपकी नजर कर रहा हूं। हमारे मुल्क में 47 करोड़ 13,97,900 मैरिड हिंदू पीपल। कितने? 47 करोड़ 13,97,900 इतने हमारे हिंदू भाइयों की शादियां हुई। अब इसमें मेल कितनी शादी हुई, फीमेल की कितनी शादी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही। मोदी जी सुनिए, इरशाद लिखा है 23 करोड़, ये मेल का फिगर है। 23 करोड़ 35 लाख 20,803। 23 करोड़ 35 लाख 20,803। फीमेल का क्या फिगर है जो शादियां हुई? 23 करोड़ 78 लाख 77,097। अब इसमें क्या हो गया? 43 लाख 56,294 हमारे हिंदू भाइयों की ज्यादा शादी हुई। आप मेरे को बोल रहे हैं, मैं दो कर रहा हूं। अब आप बताइए फिगर क्या है फिर? मोदी जी इसके बारे में आप बोलेंगे नेक्स्ट तकरीर में। तकरीर में मैं कम से कम मन की बात में बोलूं मेरे भाई। और फिर जब आइए मुसलमानों की कितनी शादियां हुई। मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में हमारे वतन अजीज में 17 करोड़ 22 लाख 2011 का सेंसस। मैरिड कितने हैं? 7 करोड़ 36 लाख मैरिड है। कितने डिवोर्स है अपने पास? 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादी करे। कितने तलाक दिए, खुला लिए? 2,70,000। ये कहीं भी बाजा बजा रहे। 3 तलाक का 3 तलाक फिगर पढ़ो ना। 500 की नोट भी ले लिए, 1000 की नोट भी ले लिए, क्या कहेंगे? क्या परसेंटेज है? 0.15% है मुसलमानों में डिवोर्स रेट। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को सिर्फ ट्रिपल तलाक याद आ रहा। सिर्फ ट्रिपल तलाक याद आ रहा। मेरे भाई, ना अखलाक को जो लोग मारते हैं, दादरी में जिस पर इल्जाम लगाया गया वो मर जाता है मच्छर काटने से, उसकी मौत होती है, तो हिंदुस्तान के मरकजी वजीर महेश शर्मा साहब चले जाते हैं उसको खानदान को पुरसा देने के लिए। और फिर ये भी बता रहा हूं आपको, लोग बोलते मजलिस से क्या होगा, फिर क्या करेंगे मजलिस वाले? सुनो, ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूं नौजवानों और बुजुर्गों। भोपाल में 8 को मार दिए। दिल्ली में भी एक हमारा सिपाही खुदकशी करके अपनी जान ले लिया। दिल्ली में क्योंकि वहां पर आप पार्टी है तो कांग्रेस को बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि इनके मुद्दे मुखालिफ पार्टी वहां पर है, तो दोनों कांग्रेस और आप के लोग धरना दे रहे, गिरफ्तारियां दे रहे, रात भर दे रहे। मैं देख रहा था उस नजारे को, टीवी पर देख रहा था, और मुझे तकलीफ भी थी कि हिंदुस्तान के अजीम सिपाही ने अपनी जान ले ली क्योंकि मोदी सरकार ने ORP उस पर अमलावरी नहीं की। मेरे भाई, मेरे दिल में ख्याल ये पैदा हुआ कि भोपाल में तो मेरी 8 लाशें पड़ी हुई है,
वहां पर कोई कांग्रेस एहतजाज नहीं करती, वहां पर कोई पार्टी एहतजाज नहीं करती। टीवी पर अगर कोई जाकर पुकारता है, कोई लड़ता है, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, कोई नहीं पुकारता। ये फर्क है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये चीज है कि जहां पर तुम्हारी आवाज होगी ये लोग डरेंगे, जहां पर तुम्हारी पार्टी होगी ये दौड़ेंगे, जहां पर तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी पार्टी नहीं, ये सिर्फ क्या करेंगे, आ जाओ शीर खुरमा पीने तुम्हारे घर को आता है। रमजान की गई, घर में साल तमाम भूखे रहते हम लोग, रमजान में रोजे कैसा रहते हमारे तुम मालूम, कर्ज लेना पड़ता, एक एक खजूर पर रोजा खोलते हमारे भाई, एक एक रोटी पर सही की जाती, और आप आ जाते शीर खुरमा पिलाते ईद के दिन। मेरे भाई जागो, मेरे दोस्तों जागो, मेरे भाई, आज शरीयत खतरे में है मेरे अजीज दोस्तों। वो शरीयत, आज शरीयत की हिफाजत करना हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत आएंगी चले जाएंगी, मगर अल्लाह का कानून बरकरार रहेगा। आज आप बताइए कि हमसे कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को खत्म कर देंगे और हम कोर्ट में बयान जारी करते हैं, वजीर आजम बोलते कि पाकिस्तान में तो नहीं है ना दो शादियों का। ये समझ में नहीं आता, ये पाकिस्तान की बीमारी कहीं को है इनकी। आप चले गए नवाज शरीफ के पास दावत में, शादी में, उन्हें बुलाया कि नहीं बुलाया, क्या पहुंच गए, मैं आ रहा हूं। शरीफ साहब अपनी शराफत दिखाए, पठानकोट में दहशतगर्दों को घुसा दिए। मगर पाकिस्तान में भी दो शादियां करने की इजाजत है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक माफी है। तो लोग बोलते बांग्लादेश में नहीं है, अरे बांग्लादेश तो हम पैदा करें, तो बोलते नहीं मोराको में है, अरे मोराको बादशाहत है, हमारे से क्या करना, जमहूरियत है। तो बोलते ईरान में नहीं है, अरे ईरान से मेरे को क्या करना है, तारीखी ताल्लुकात रहे होंगे। नहीं टर्की में है, टर्की से मेरे को क्या करना है भाई। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको इन चीजों पर गौर करके मुत्तहिदा फैसला लेना। जो दस्तखती मुहिम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए और भिजाइए गवर्नमेंट को। और इनके कई लोग हैं जो आके बोलते नहीं आप औरतों से ऐसा नहीं करना। अरे भाई मेरे, पहले आप अपने घर की फिक्र करो, हम अपने घर की फिक्र करते हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह बोलते हम ट्रिपल तलाक के बारे में बोले तो उनकी नानी को तकलीफ क्यों हो रही। अमित शाह साहब, हमारी नानी आज भी नाना से खुश है। नानी ज़ईफ है, मगर नाना चलते आए तो नानी हलवे से हाथ में पानी देते खाओ। 90 साल की उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका रोमांस बरकरार है। हमारी नानी की बात मत करो बाबा, हमारे नाना तो और पहुंच रहे हैं। अपनी नानी की फिक्र करो। 500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए और फिर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बोल रहे, देखिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते, मेरे को बदनाम करते। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बोल रहे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कोई घर के छोड़कर नहीं जाएगा, हम देख लेंगे किसने दूध पिया है मां का। क्या बात है भाई, क्या दूध पीना जरूरी है आपसे मुकाबला करने के लिए? आप अल्फाज का इस्तेमाल देखिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं देते। मराठा लोग की मैं तारीफ करता हूं कि ये लोग मुत्तहिदा तौर पर अपना रिजर्वेशन निकाले, ताकत का मुजाहरा करें। अगर हम रोड पे निकले तो क्या करते मालूम, पुलिस वाले मारे इसको, लाठीचार्ज हो जाता। मेरे भाई, आज रिजर्वेशन के लिए लड़ना है और मजलिस रिजर्वेशन के लिए आवाज उठा रही है।
मजलिस मुसलमान महाराष्ट्र के रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन को छोड़ नहीं सकते हम, रिजर्वेशन जरूरी है आप तमाम के लिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी आवाज को पहुंचाओ भुसावल के नगर परिषद में, महाराष्ट्र के ऐवानों में पहुंचाओ। लोग बोलते कि क्या होता तुम्हारा 2 एमएलए, तुम्हारा 1 एमपी से क्या होता। हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 एमपी है और 540 में 280 बीजेपी के हैं, और उन 280 में जब मैं खड़े होकर बोलता हूं तो पूरे खड़े हो जाते हैं। इतना तो मैं करा रहा कि मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने भी खड़े हो रहे मेरे साथ, मैं बैठा तो उन्होंने भी बैठे। एक काफिया याद रखो, एक मंचले को कामयाब कर दो, एक यहाँ पर फेरोज शेख को कामयाब कर दो, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक तारीख हम खत्म करेंगे। आज आपसे मैं इंतजार करने आया हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ मेरे भाई, हर इलेक्शन में आपने सब वोट दिया, आज पतंग के निशान पर आप वोट देंगे नहीं देंगे? क्या आप अपने मां बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या आप पतंग को वोट देंगे नहीं देंगे? भुसावल की फिजाओं में, हमारी गली कूचों में, महलों में कौन सा निशान नजर आएगा? यही आवाज, यही जज्बे को बरकरार रखिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं बार-बार आऊंगा, तुम्हारे दरमियान में रहूंगा, मेरे लिए भी दुआ करते हो। शुक्रिया, खुदा।